सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी मंत्र। ठीक है, और हम लोग इस चैनल पे द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। आज 11 जनवरी है। ठीक है, और 11 जनवरी को हम लोग देख लेते हैं न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे जो भी करंट अफेयर्स वगैरह आते हैं वो मेजरली आपका कुछ सेगमेंट्स कवर करते हैं। करंट अफेयर में भी हम लोग देखेंगे, पॉलिटी की कुछ न्यूज़ होंगी। ठीक है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज़ होगी, इंटरनेशनल रिलेशन से न्यूज़ होगी, कल्चर से हो सकता है। ठीक है, कल्चरल न्यूज़ जो हो सकती है। ठीक है, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से न्यूज़ हो सकती है, एसेक्ट्रा। ठीक है, तो न्यूज़ में भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं यूपीएससी का सिलेबस ही कवर करना है, उसमें से ही उसको ही रिलेट करके हम लोग न्यूज़ पढ़ेंगे। इधर उधर की स्टेट्स की, क्राइम की और ये सब चीज़ें जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग उस पर फोकस नहीं करने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। और हम लोग बात करते हैं पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 4 पे, सॉरी। पेज नंबर 4 पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे अब आप लोगों को पता है कि रिपब्लिक डे अब पास ही आज आने वाला है। इस न्यूज़ का जो टाइटल है वो प्रेसिडेंट्स इनवाइट फॉर एट होम टू ऑनर क्राफ्ट फ्रॉम साउथ। जैसे हम लोग समझ पा रहे हैं, साउथ इंडिया से जो स्टेट्स हैं उनके जो क्राफ्ट्स को हैं उनको प्रमोट किया जाएगा और उनको इनवाइट किया गया। बेसिकली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 5 स्टेट्स का नाम दिया हुआ, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इन सारी स्टेट से उनके क्राफ्ट्स को इनवाइट किया जाएगा, उनके क्राफ्ट्स को देखा जाएगा। ठीक है, और एट होम इवन एक तरह से एक स्पेशल रिसेप्शन होता है जो इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे पर होस्ट किया जाता है। ये एक प्लेटफॉर्म जो कल्चर और इंक्लूसिविटी, ठीक है, कल्चर को प्रमोट करता है बेसिकली। ठीक है, कल्चर को प्रमोट करने के लिए कि ये इवेंट होता है, हाईलाइट करता है। इस बार जो है वो साउथ इंडिया के जो क्राफ्ट्स हैं, हैंडमेड्स क्राफ्ट रहने वाले सारे साउथ इंडिया के जो क्राफ्ट्स हैं उनको फोकस किया जाएगा। जैसे जो वहाँ से कुछ गिफ्ट हैम्पर्स आएंगे, जो प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जाएगा, उन गिफ्ट हैम्पर्स में कुछ चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हम लोग बात करें कि जैसे इसमें न्यूज़ आर्टिकल में दिया हुआ है, फोटो में, कलमकारी ऑन बैम्बू, आपका कांचीपुरी सिल्क एज अ पाउच। ठीक है, पोचामपली इकत ऑन पेंसिल पाउच। ठीक है, तो एक तरह से ये सारे जीआई टैग्स क्राफ्ट्स हैं, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और इस बार ऐसा थीम क्यों है? इस बार ऐसा थीम इसलिए कि वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट को फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको प्रमोट करने के लिए ये फोकस किया गया और ये बहुत बड़ा मैसेज है एक इंडिया की डाइवर्सिटी को लेके। क्योंकि राष्ट्रपति भवन में जो भी प्रोग्राम होगा वो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि इंटरनेशनली वो भी एक तरह से हाईलाइट होगा। तो इसमें हमारे जो भी चीज़ें होगी वो भी उस हाईलाइट होगी। और मेजरली इस बार जो क्राफ्ट का जो प्रोग्राम हो रहा है उसको ही वो हाईलाइट करने वाला है। इस बार का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 75 ईयर्स का होगा। ठीक है, सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। और इसमें और देख सकते हैं और क्या क्या न्यूज़ है। थोड़ा सा हम लोगों को इसमें ना बहुत सारी जो बैम्बू बॉक्सेस में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड, ये हमने पढ़ लिया था। एलिमेंट जो था ये इक्कट पोंचापली कवर दैट कैन बी यूज्ड इवन आफ्टर द बॉक्स हैज़ बीन डिसमेंटल। ठीक है, और मैसूर का गांजीफट आर्ट। ठीक है, गांजीफा प्लेइंग कार्ड्स, कांजीवरम सिल्क फ्रॉम तमिलनाडु, एटिको पक्का डॉल्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सारी चीज़ें केरला से भी आएगा। अलोंग बुक मार्क मेड ऑफ स्क्रू पाइन लीव्स फ्रॉम केरला। ठीक है,
और इसमें एक स्पेशल गेस्ट भी बुलाए जाएंगे, इनवाइट होगा स्पेशल गेस्ट को। बेसिकली जो वुमेन अचीवर्स हैं, एग्रीकल्चर जो नेचुरल फार्मिंग में इंगेज्ड होते हैं, और जो पीपल जो डिसेबिलिटीज़ से जूझ रहे हैं लेकिन उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया, तो वो एक गेस्ट की पूरी लिस्ट होती है। यही है इस न्यूज़ में, और हम लोग आगे देखते हैं और क्या है न्यूज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बस ये ध्यान रखना कि आप लोग थोड़ा सा जो क्राफ्ट है, जो पर्टिकुलर स्टेट से जो क्राफ्ट्स मंगाए जा रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और कौन कौन सी स्टेट्स को बुलाया गया था, ठीक है। इसमें इतना ही ध्यान रखने वाली चीज़ है। आगे देख लेते हैं। तो एडिटोरियल वाले पेज पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग देख सकते हैं। इंडियाज़ का यूथ पावर पे फोकस किया गया। जैसे 12 जनवरी को हम लोग नेशनल यूथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और ये किसका बर्थडे होता है? आप हमारे विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है। इनके बर्थ डेट पे नेशनल यूथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोग देखते हैं अब इस न्यूज़ में क्या है। एवरी 12 जनवरी सेलिब्रेटेड अक्रॉस द नेशनल यूथ फेस्टिवल डे विच इज बर्थ एनिवर्सरी। सो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। विकसित भारत अलोंग लीडर्स डायलॉग इज इनोवेटिव वन लॉन्च विद द विजन ऑफ एंगेजिंग इंडियाज यूथ इन डेवलपमेंट जर्नी, ठीक है। एक तरह से इंडिया के जो यूथ है उसको डेवलपमेंट जर्नी में आपका एंगेजमेंट बढ़ाता है इस प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। इस वजह से हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है? द प्रोग्राम सीक्स टू हार्नेस द कलेक्टिव एनर्जी, क्रिएटिव एंड लीडरशिप पोटेंशियल ऑफ द यंग माइंड। जो भी यंग जनरेशन का जो भी क्रिएटिविटी है या लीडरशिप पोटेंशियल है उसको कहीं ना कहीं एनहेंस करता है, उनको सपोर्ट करता है, और विकसित भारत में एक तरह से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इंगेज करता है, ठीक है। In line with the Prime Minister Narendra Modi believe that the youth of the country are central India's growth. अब अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो उनका ये बिलीव है जो यूथ है कंट्री का, वो एक तरह से इंडिया की ग्रोथ का एक सेंट्रल पार्ट है। अ डायलॉग प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर यंग लीडर टू एंगेज डिस्कशन एक्सचेंज आइडिया, ठीक है। एक डायलॉग भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, जिसपे यंग लीडर्स अपने आइडियाज़ को या कोई भी सोल्यूशन है किसी भी चीज़ का, जो नेशंस का जो चैलेंज है उसको थ्रू वो प्रोवाइड करा सकते हैं। द कंपटीशन एंड इट्स स्टेजेस आर डिजाइन टू इंस्पायर यूथ टू थिंक क्रिटिकली। अच्छा, इसमें जो यंग जो ये जो डायलॉग है एक तरह से हम लोग अभी पढ़ेंगे, ये कम्पिटिटिव नेचर का है, ठीक है। और इसमें एक मतलब स्टेजेस हैं और उन स्टेजेस के थ्रू वो इतना कम्पिटिटिव है कि जो एक यूथ है, यूथ को क्रिटिकली सोचने पे मजबूर करता है और उसका एक कंट्रीब्यूशन आता है इन अ प्रोएक्टिव वे, ठीक है, इंडिया की प्रोग्रेस में। अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या स्टेजेस हैं। द कंपटीशन हैज़ 4 स्टेजेस। द फर्स्ट बीइंग विकसित भारत क्विज होगा, ठीक है। दिस स्टेज टेस्टेज पार्टिसिपेंट्स नॉलेज अबाउट द इंडियाज अचीवमेंट चैलेंज, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली जो इंडिया का अचीवमेंट है, चैलेंज है, विजन है, उसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, नेशनल पॉलिसीज है। जो टॉप स्कोरर होगा वो आपका सेकंड स्टेज में जाएगा। सेकंड स्टेज होगा एसे और ब्लॉगिंग का। ये फर्स्ट स्टेज था, ये सेकंड स्टेज है, ठीक है। और उसके बाद जो उसको क्वालिफाई करेगा वो ऑटोमेटिकली थर्ड स्टेज में जाएगा, विकसित भारत विजन पिच। इसमें क्या होगा, स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेंट रिप्रेजेंट करेंगे और अपना आइडियाज़ देंगे जो एक तरह से इंडिया की प्रोग्रेस में बेनिफिशियल रहेगा। और वो आइडियाज़ कुछ भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। द बेस्ट टीम फ्रॉम ईच स्टेज एडवांस टू द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज ऑफ विकसित भारत नेशनल चैंपियनशिप, ठीक है। जो भी टीम थर्ड स्टेज को क्लियर करेगी वो फोर्थ स्टेज में जाएगी। और जो फोर्थ स्टेज जो होगा वो भारत मंडपम में होगा, न्यू दिल्ली में, और वो होने जाएगा जनवरी 11 और 12 के आसपास, ठीक है। तो इन फिनाले द सेलेक्टेड टीम विल पिच देयर विजनरी सॉल्यूशन टू द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली। प्राइम मिनिस्टर को जो हमारे जो सेलेक्टेड टीम्स है वो अपना विजन सॉल्यूशन के जो आइडियाज़ है वो पिच करेंगे, ठीक है। और द कंपटीशन इज स्ट्रक्चर्ड टू टेस्टेड ओनली पार्टिसिपेंट्स नॉलेज एंड क्रिएटिविटी बट ऑल्सो लीडरशिप कम्युनिकेशन स्किल। तो ये सारी चीज़ें उसमें टेस्टेड की जाएंगी, जैसे लीडरशिप होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, क्रिएटिविटी होगी, नॉलेज होगी, ठीक है।
तो ये है। अब हम लोग देख लेते हैं इस साल क्या फीचर है नेशनल यूथ फेस्टिवल का। स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोटिंग आइडियाज ऑफ यूथ एम्पावरमेंट KT, ये तो हमने डिस्कस कर ही चुके हैं पहले। फोकस दिस ईयर यूथ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अ थीम दैट रेजोनेट विद द ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ यंग पीपल एज द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबल चेंज। ठीक है, तो ग्लोबल चेंज के जो ड्राइवर्स है यूथ है, वो एक तरह से उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी फोकस करना चाहिए। The festival is incorporative workshop, seminar, cultural activity that align with the vision of greener, more inclusive. Additionally, there are greater emphasis role of technology. ठीक है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। ठीक है, और इसमें जो इनोवेटर्स हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो टेक इनोवेटर्स हैं, वो अपना इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे और कर भी सकते हैं। ठीक है, अनदर यूनिक फीचर दिस ईयर इज एक्सपेंडेड वर्चुअल पार्टिसिपेशन विद डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप वर्चुअली भी इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। और दिस इंक्लूसिविटी ब्रॉडन्स द फेस्टिवल रीच एंश्योर यूथ रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो यूथ जो डिफरेंट एरियाज़ में रह रहे हैं, जो फिजिकली रीच आउट नहीं कर पाएंगे इस फेस्टिवल को, वो डिजिटली या वर्चुअली इसको रीच आउट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द 2025 नेशनल यूथ फेस्टिवल विल फीचर वर्कशॉप पैनल ऑन लीडरशिप एंड इनोवेशन। ये हम लोगों ने बात कर ली है पहले, लीडरशिप और इनोवेशन पे यही पूरे इसमें यही डिस्कस किया है। यूथ लीडरशिप, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, सस्टेनेबल लिविंग सेशन विल इक्विप पार्टिसिपेंट विल स्किल्स नेसेसरी टू ड्राइव चेंज इन देयर कम्युनिटी। तो कुछ स्किल्स के बारे में भी इसमें फोकस किया जाएगा। सेकंड, द कल्चर प्रोग्राम। अच्छा, इसमें कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी होंगे जो इंडिया का रिच कल्चर को प्रेजेंट करें, जैसे म्यूजिक, डांस, थिएटर, फोटा। ठीक है, थर्ड जो होगा इसमें टेक। ठीक है, पहला हमारा इनोवेशन, लीडरशिप, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। सेकंड कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे डांस हो गया, थिएटर, फोक। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा टेक इनोवेशन शोकेस, जो थीम एक तरह से टेक फॉर विकसित भारत दी गई है। फेस्टिवल इंक्लूड एग्जीबिशन, प्रेजेंटेशन फ्रॉम द यंग इनोवेटर। तो एग्जीबिशन कराए जाएंगे, ठीक है, जिसमें प्रेजेंटेशन होगा फ्रॉम द यंग इनोवेटर और या एंटरप्रेन्योर्स हु आर बिल्डिंग सॉल्यूशन फॉर टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें इस फेस्टिवल में की जाएंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं फोर्थ एंगेजमेंट जो होगा वो लीडर्स का होगा। द फेस्टिवल विल फैसिलिटेट डायरेक्ट एंगेजमेंट बिटवीन यूथ एंड की लीडर फ्रॉम वेरियस सेक्टर विच इंक्लूड गवर्नमेंट, बिजनेस, एकेडेमिया। ठीक है, तो यूथ और लीडर्स का जो की लीडर्स है उनका इंटरेक्शन होगा। दिस इंटरेक्शन विल प्रोवाइड पार्टिसिपेंट इंसाइट इनटू लीडरशिप, गवर्नेंस, पाथ टू नेशनल प्रोग्रेस। एक तरह से उनको एक आइडिया लगेगा कि नेशनल प्रोग्रेस में कैसे कंट्रीब्यूट करे, गवर्नेंस या लीडरशिप को कैसे हम लोग फॉलो कर सकते हैं। फिफ्थ और जो लास्ट जो रिकॉग्निशन है, फिफ्थ और जो लास्ट रहेगा इसमें पार्ट, वो रिकॉग्निशन ऑफ यूथ कंट्रीब्यूशन अवार्ड। और ठीक है, तो इसमें अवार्ड्स वगैरह रहेंगे कि जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, रोल ऑफ MI भारत, मेरा युवा भारत। ठीक है, इसका क्या रोल रहेगा? ये एक तरह से जो ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंडर आती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो प्रमोट करता है एंगेजमेंट, नॉलेज शेयरिंग, पार्टिसिपेंट, नेशनल बिल्डिंग, एटिक, क्रूशियल। तो बहुत सारी चीज़ें ये युवा भारत को जो यूथ है उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, दिस ईयर माय भारत विल फैसिलिटेट द डिजिटल इंटीग्रेशन ऑफ यूथ एंड पार्टिसिपेंट। ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि डिजिटल इंटीग्रेशन होगा जिसकी थ्रू अक्रॉस द कंट्री कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इंडिया का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है और सारा जो फ्यूचर है इंडिया का वो यूथ के हाथों में है। और एक एक्सप्रेशन था, एक कोटेशन थी जो स्वामी विवेकानंद जी ने दी थी, वो क्या था? गिव मी 100 बिलीविंग यंग मैन, आई विल ट्रांसफॉर्म इंडिया एज द नंबर 1 नेशन इन द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये कोटेशन हम लोग याद कर सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, किसी भी ऐसे में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर लग रहा है कि इसका यूसेज हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस कर लिया है। एक ये लोकल पावर वाला है,
ठीक है, लोकल पावर हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है, छोटी सी है। और लोकल पावर बेसिकली हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड है। इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिफरेंस मेक टू द लाइव्स ऑफ पीपल। रोल क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती क्या है। ये बॉडीज़ एक लोकल लेवल पर काम करती है, डेली इश्यूज रिजॉल्व करती हैं, जैसे कोई भी हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, सैनिटेशन से, वाटर से, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो ये लोकल बॉडीज़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोगों की प्रॉब्लम डायरेक्टली एड्रेस करती है। ठीक है, और तमिलनाडु में इलेक्शंस डिले हो रहे हैं, जैसे हम लोग इस न्यूज़ में हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु में जो रूरल लोकल बॉडी इलेक्शन है जनवरी को ड्यू थे, पर अब वो अभी तक नहीं हुए। 9624 विलेजेस पंचायत और आपका 314 पंचायत यूनियंस और 28 डिस्ट्रिक्ट पंचायत और के जो इलेक्शन अब तक पेंडिंग है। गवर्नमेंट ने इलेक्शन की जगह स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया है, ऐसा इसमें न्यूज़ में है। ठीक है, और मैं बात करूं तो रीज़न जो गवर्नमेंट ने दिया है वो गवर्नमेंट कहती है कि डीलिमिटेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से इलेक्शन डिले हो रहे हैं। ठीक है, डीलिमिटेशन एक तरह से जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का या कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो एरिया होता है उसके देखते हैं कि उसमें कितना, उसकी बाउंड्रीज को वो डिफाइन करता है और उसमें देखते हैं कि कितना पॉपुलेशन है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये एक रीज़न दिया। रीज़न थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। डीलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स की बाउंड्री को रीड्रॉ करना ज़रूरी है इलेक्शन से पहले, गवर्नमेंट ने ये बोला है। ठीक है, तो एक तरह से ये रीज़न दिया है। कोटा इम्प्लीमेंटेशन का भी रीज़न दिया है। ठीक है, वुमेन और SC/ST के लिए रिजर्व सीट और पोजीशन इंश्योर करनी है। ठीक है, तो इसमें ये हम लोग ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लोकल बॉडीज़ में तो वुमेन के लिए है ही कोटा, 1/3 है, हालांकि हमारा जो सेंटर है उसमें नहीं है। ठीक है, और एक जो कंसर्न है, लास्ट जो कंसर्न है वो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है। लास्ट कंसर्न हमारा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रिजर्वेशन, अर्बनाइजेशन, ठीक है, और डीलिमिटेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें। अच्छा, इस पे अब सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है? सुप्रीम कोर्ट इन सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिलिमिटेशन और फॉर्मेशन ऑफ वार्ड कैन नॉट बी लेजिटिमेट ग्राउंड टू सेट फोर्थ बाय एनी अथॉरिटी मच लेस द नॉट टू डिस्कस। ठीक है, ये सब बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक ये केस था सुरेश महाजन। इसमें क्या कहा है कि डीलिमिटेशन या वार्ड फॉर्मेशन इलेक्शन डिले करने का वैलिड रीज़न नहीं हो सकता है। तो इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, वैलिड रीज़न नहीं है। और कोर्ट कहता है कि डीलिमिटेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो इलेक्शंस के लिए, डीलिमिटेशन जो हमारा है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो इलेक्शंस के लिए टाइम से पहले कंप्लीट होना जरूरी है। तो कोर्ट ने पूरा अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। अच्छा, और क्या कंसर्न हो सकता है इसमें हम लोग देखते हैं। लेकिन विलेज के जो लोग हैं उनका एक और कंसर्न है कि रूरल डेवलपमेंट स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जैसे कि मनरेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अगर मर्जर होता है विद अर्बन लोकल बॉडीज के साथ। उनका ये कहना है कि अगर रूरल बॉडीज को अर्बन बॉडीज के साथ मर्ज किया गया तो उनको मनरेगा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यह उनकी लाइवलीहुड के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी कर सकता है और एक तरह से तमिलनाडु का इशू नहीं है ये।
हम लोग बात करें तो एक ये ब्रॉडर इशू है और ये थोड़े थोड़े दिनों में कहीं और हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है? स्टेट्स को मैं बात करूँ तो एक बार इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। हाँ, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। स्टेट्स को इलेक्शंस टाइमली कराने चाहिए, ठीक है। डिलिमिटेशंस इलेक्शन से पहले ही हो जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। उन्होंने एक सुरेश महाजन केस में बोला था, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि फिर अगर अर्बन के साथ मर्ज कर देंगे तो उसका कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। और जितना भी लोकल गवर्नमेंट या लोकल एरियाज़ को, जो रूरल एरियाज़ होते हैं, उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं सेंटर स्कीम के अंडर, वो नहीं मिल पाएंगे अगर उनको मर्ज कर दिया गया तो, ठीक है। तो ये था इसके एडिटोरियल के न्यूज़ में। अब हम लोग आगे देखते हैं। 2024 was the first year to breach global warming limit shows data, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की जो लिमिट है उसको 2024 पहला ईयर था जिसने उसको तोड़ दिया है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग एक नया रिकॉर्ड बना है और 2024 का जो साल रहा है हमारा, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से भरा है और उसमें बहुत रिकॉर्ड टूटे हैं। पहले बात कर लेते हैं हम लोग। द फर्स्ट टाइम मीन टेम्परेचर क्रॉस थ्रेशोल्ड, ठीक है। अबव जो मीन टेम्परेचर है वो एक थ्रेशोल्ड दिया गया था 1.5 डिग्री सेल्सियस, उसको क्रॉस कर चुका है, ठीक है। चलिए अब हम लोग न्यूज़ डिस्कस करते हैं। ह्यूमैनिटी हैज स्टेप्ड इनटू फ्यूचर that climate scientists for decades have warned about. The temperature data made public on Friday by the Copernicus Climate Change Service C3S, an authoritative source on historical trends, shows 2024 was the first in the history when mean global temperature went 1.5 डिग्री सेल्सियस above the pre-industrial level, ठीक है। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से वो ऊपर जा चुका है। अगर ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग कहीं ना कहीं इरिवर्सिबल डैमेज की तरफ बढ़ रहे हैं कि वो कभी भी रिवर्स नहीं कर पाएंगे हम लोग, जो भी डैमेज होगा, ठीक है। और सिर्फ लैंड पर ही नहीं, जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका भी टेम्परेचर ब्रेक हुआ है। और अगर मैं बात करूँ सी सरफेस टेम्परेचर की, ठीक है, और वो भी लगभग आपका 20.87 डिग्रीज तक पहुँच चुका है, जो 1991 से 2020 का एवरेज 0.51 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। एक और चीज़ है हम लोग बात कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो है एल नीनो का। वाइल देयर मे बी अ ईयर टू ईयर वेरिएबिलिटी एंड एल नीनो इन सम ईयर और मेजर वोल्केनिक इरप्शन इन माइट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर, दिस सजेस्ट देयर विल बी नो गोइंग बैक एक्सीडिंग ट्रेजेक्ट्री 2 डिग्री सेल्सियस बाय, हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस एक्सीड कर जाएंगे बाय 2050 अकॉर्डिंग टू द रॉक्सी मैथ्यू कॉल, क्लाइमेट साइंटिस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट हैं हमारे IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के, उन्होंने ये बोला है कि हम लोग 2050 तक आराम से 2 डिग्री तक पार कर जाएंगे, इसमें कोई शक की कोई बात नहीं है। और ये एक बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मतलब एक ऐसा फेज़ में है जहाँ से वापस आना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इसमें क्या चैलेंज रहेगा? एट एन एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस वॉज द वार्मेस्ट ईयर था हमारा, ठीक है, एंड विच गो बैक इन द 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ द एवरेज टेम्परेचर। और 1850 की बात करें तो हमारा थोड़ा सा अबव रहा है इस बार, इट वॉज 0.1 डिग्री सेल्सियस ऑफ द एवरेज ऑफ, ठीक है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही है और प्री इंडस्ट्रियल लेवल को हम लोग पार कर चुके हैं। For 11 months in 2024, the monthly global average exceed 1.5। इसी के ऊपर बात हो रही है पूरे आर्टिकल में, ठीक है। अब हम देखते हैं एल नीनो का भी इम्पैक्ट है,
सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन में सीरियस इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? अ सिंगल ईयर विद टेम्परेचर 1.5 डिग्री अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल डज नॉट मीन हैव रीच 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग, हाउएवर इट डज मीन वी गेट डेंजरसली क्लोज। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज जा चुके हैं, बहुत और गर्म हो रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा है, अब ग्लोबल बर्निंग हो रहा है। ये जो टर्म है ग्लोबल बर्निंग, ये भी इंट्रोड्यूस की जा चुकी है, ग्लोबल बर्निंग। 2050 के बाद ग्लोबल बर्निंग ही बोला जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री का जो थ्रेशोल्ड जो सेट किया गया था वो चेंज हो जाएगा, उसको पार कर देगा। The expert refers to the latest failed talks at the Baku Reserve where countries could not bring themselves to the agri financial package that would realistically account for cost of mitigating runway। ठीक है, कार्बन एमिशन को रोकने के लिए जो उनका जो फाइनेंशियल पैकेज है वो उस तक पहुँचे ही नहीं है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का थोड़ा सा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए थोड़ा सा मुश्किल सिचुएशन है। डिज़ास्टर और लिमिटेड फंड्स की वजह से, बढ़ते डिज़ास्टर और लिमिटेड फंड की वजह से ये नेशन क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है। और COP29 में जो समिट हुआ था, COP29 में जो समिट था, COP29 जो समिट था जो अज़रबैजान में होता, उसमें भी किसी सॉलिड फाइनेंशियल पैकेज पे एग्रीमेंट नहीं हो सका था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात है, और कहीं ना कहीं हमें खुद रियलाइज़ होना चाहिए, हमें खुद पर्सनल लेवल पे कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो है ही एक, आप लोगों को समझना चाहिए गवर्नमेंट क्यों हर चीज़ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला रही है, क्यों, यही मेन रीज़न है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हम सबको अफेक्ट करता है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और हर छोटी एफर्ट हमारे लिए मैटर कर सकती है, या प्लास्टिक का रीयूज़ हो या उसका रिड्यूस हो, ठीक है, या कोई भी चीज़ हो, अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स उठाएंगे तो हो सकता है कि हम इस चीज़ से थोड़ा सा फाइट कर लें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। सेंटर कॉल्स फॉर कॉम्प्रेसिव अप्रोच टू एड्रेस इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, सेंटर ने एक तरह से एड्रेस किया है कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो एग्रीकल्चर पे भी हुआ है। ठीक है, और हो रहा है। द चैलेंजेस पोज्ड बाय क्लाइमेट चेंज टू एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वन ऑफ द की थीम डिस्कस्ड एज द हिंदू बिजनेस लाइन एग्री एंड कमोडिटी समिट। अभी फ्राइडे को समिट हुआ था। ठीक है, कल की ही बात है, और इसमें ये की थीम थी हिंदू बिजनेस लाइन एग्री कमोडिटी समिट में। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो सिर्फ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरिस्ट के लिए ही नहीं बल्कि पूरा जो वर्ल्ड है उसको भी इम्पैक्ट करेगा। एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा तो ऑब्वियस है कि पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट होगा, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ फूड तो एग्रीकल्चर ही है ना। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। एट द इनॉग्रल सेशन यूनिक कल्चरल सेक्रेटरी देवेश चतुर्वेदी said center had adopted two-pronged and approach adaptation and mitigation to address challenge। ठीक है, तो 2 अप्रोचेज अडॉप्ट किए हैं, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन चैलेंज। ठीक है, और कुमार भूटानी सेक्रेटरी जो यूनियन कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री के हैं, उन्होंने एक सेड प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन प्ले वाइटल रोल इन द रेजिलियंस इन द, तो उन्होंने बोला जो पैक्स है
वो एक वाइटल रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी हो सकती है, क्रिएटिंग ड्रॉट एंड फ्लड रेजिस्टेंट क्रॉप, वैरायटी इम्प्लीमेंटिंग ऑफ एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। तो ये सारी जो टेक्निक हो सकती है, जो हमारा जो भी क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है उससे अलाइन होके हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती रहे, उस पर इम्पैक्ट ना पड़े लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती रहे, ठीक है। मिटिगेशन इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, रिड्यूस केमिकल इनपुट एंड यूज इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, ठीक है। केमिकल इनपुट का हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं और जो सॉइल की हेल्थ को इम्प्रोवाइज करेगी। दिस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच सीक्स टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड फार्मर लाइवलीहुड फेस द चैलेंज, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी और फार्मर लाइवलीहुड को सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो सॉल्यूशन इनका क्या हो सकता है, सॉल्यूशन यही हो सकता है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स को डेवलप किया जाए, ठीक है। दूसरा, सस्टेनेबल फार्मिंग की जो टेक्निक है उसमें थोड़ा सा पानी और लैंड को ज़्यादा फोकस किया जाए, ठीक है। और थर्ड इज़ कि वाटर मैनेजमेंट और इरिगेशन टेक्निक को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया जाए, ठीक है। We need to get every single farmer covered under the scheme, the crop insurance scheme cover 40% of farmer, ठीक है। जो ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो 40% कवर कर रही है फार्मर्स को और चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और हर फार्मर कवर हो इस स्कीम के अंडर, ठीक है। वी ऑल्सो प्लानिंग 7,000 ग्रीन स्टोरेज पॉइंट अक्रॉस द पैक्स पोटेंशियली प्लेइंग की रोल, ठीक है। तो स्टोरेज अपना बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये इनिशिएटिव एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन को रिड्यूस करेगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होगी ऑटोमेटिकली। देखो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन से भी कार्बन एमिशन होता ही होता है, ठीक है। और वो भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है कार्बन एमिशन, ठीक है। तो जितना ट्रांसपोर्टेशन कम होगा उतना बेटर होगा। 4 पिलर्स लास्ट पढ़ते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो हम बोलते हैं जिसको नबार्ड, ठीक है। तो ये क्या कहता है, नबार्ड एक इनिशिएटिव है जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, ठीक है। जो एक तरह से ग्रीन लैंडिंग है उसको एक्सेलरेट करता है सारे सेक्टर्स में और प्रोवाइड एक्सेस टू डाटा, इंटरनल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ठीक है। नबार्ड के जो चेयरमैन है साजी केवी, वो कहते हैं कि ग्रीन लैंडिंग को एक्सेलरेट करना, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डाटा, इंटरनल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन टू फंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एक्टिविटीज़ वर 4 पिलर नेसेसरी टू एड्रेस चैलेंज, ठीक है। तो ये 4 पिलर्स हैं, ठीक है। 4 पिलर्स ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, डिस्कस किए गए हैं। और द समिट सो सेशन ऑन द इरेगुलर मॉनसून क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा मॉनसून भी इरेगुलर है, क्लाइमेट चेंज है, न्यू सीड, डिजिटाइजेशन, बायो एनर्जी एंड प्राइस रिस्क मैनेजमेंट, इन चीज़ों पे भी फोकस किया गया। देयर वर ऑल्सो इंटरेक्शन विद द ड्रोन दीदीज और सोलर दीदीज, ठीक है। ये ड्रोन दीदीज और सोलर दीदीज क्या होती हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ड्रोन दीदी एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट करी है रूरल वुमेन को एम्पावर करने के लिए और उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं उनका स्किल्स बढ़ाएं या उनको ट्रेनिंग और इक्विपमेंट दें, ठीक है। तो एक तरह से ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेशन है, इक्विपमेंट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है। इसका बेनिफिट क्या रहेगा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट रहेगा और स्किल डेवलपमेंट रह सकता है, ठीक है। तो ड्रोन दीदी और सोलर दीदी यही है कि वुमेन्स को भी इन चीज़ों का टेक्नोलॉजिकल स्किल्स इनका एनहेंस किया जाए। तो इन सब चीज़ों पे बात करिए और ठीक है। तो मेजरली इस पे क्लाइमेट चेंज जो एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट कर रहा है उसको कैसे हम लोग उस चीज़ से कैसे हम लोग उस चैलेंज से कैसे हम लोग कोप अप करें और उसको कैसे फाइट करें, इसमें चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो आगे पढ़ लेते हैं और कौन सी न्यूज़ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक न्यूज़ है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ग्रेटफुल फॉर इंडियाज़ ह्यूमैनिटेरियन एड से तालिबान, अफगानिस्तान तालिबान, ठीक है। और जैसे हम लोगों को पता है काफ़ी समय से, अभी 2-3 साल से हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है
कि तालिबान का ऑलमोस्ट टेक ओवर हो चुका है अफ़गानिस्तान के ऊपर। और थोड़ा सा हम लोग इस न्यूज़ को देख लेते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। थोड़ा सा आईआर से रिलेटेड, जो बच्चे आईआर पढ़ेंगे जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हो। बाकी देखते हैं। इन अ स्टेटमेंट इशूड डे आफ्टर इंडिया फॉरेन मिनिस्ट्री विक्रम मिस्री मेट फॉरेन, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ग्रेटिट्यूड उन्होंने दिया है इंडिया को, उनके जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं, ठीक है। इंडिया काफ़ी बहुत चीज़ें अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए करता रहता है, ठीक है। एंड इन्फॉर्म दैट द ईरानियन पोर्ट चबहार was discussed between two sides during talks and held Wednesday, ठीक है। India has not recognized the Taliban regime in Kabul. Outfit took charge in the, ठीक है। इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। इसमें वीज़ा पॉलिसी को लिबरलाइज करने की बात हुई है। भारत ने रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन और अफ़गानिस्तान के हेल्थ सेक्टर के लिए और ज़्यादा मटेरियल आपको सपोर्ट करने की इसमें बात की गई है। और एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात करिए जो कि हमारा चाबार पोर्ट का ऊपर इसके ऊपर डिस्कस हुआ है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी। अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स कॉरपोरेशन के रिलेटेड भी बात हुई है, ठीक है। अफ़गानिस्तान के प्लेयर आईपीएल में खेलते हैं जैसे हम लोगों को पता है, ठीक है। तो ये मीटिंग काफ़ी सारे नए पॉसिबिलिटीज़ को लेकर आई है और पार्टनरशिप को भी लेकर आई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इंडिया का जो प्रीवियस स्टैंड था, इट वाज आल्सो एग्रीड टू प्रमोट यूज़ ऑफ चबहार पोर्ट फॉर सपोर्टिंग ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ठीक है। तो उसका भी यूज़ हो सकता है। तो इसमें इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं। इनका इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया के ठीक हो रहे हैं तालिबान से, जो अफ़गानिस्तान की जो रिजीम है। और बाकी तो और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। क्रिकेट का, वीज़ा का और टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं शेयर हो सकती है। तो आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ रह गई है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सपोर्ट करें थोड़ा सा। बाकी हम लोग धीरे धीरे ग्रो करेंगे और बहुत सारी चीज़ें, नया मटेरियल लेके आएंगे आप लोगों को लिए, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन हो गया। अभी जैसे प्रीलिम्स आ रहा है तो उससे रिलेटेड क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या नया मटेरियल मार्केट में क्या आया है, क्या न्यू अपडेट है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ नाइस डे और स्टडी हार्ड, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।